नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में T-90 भीष्म टैंक और नाग मिसाइल सिस्टम को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस परेड में राफेल की जीत और सुखोई 30 के त्रिशूल करतब को लोगों ने देखा। बांग्लादेश की यूनिस गवर्नमेंट पर ट्रंप ने लगाया बड़ा ब्रेक और बंद किया अमेरिकी मदद पाने का एक बड़ा रास्ता। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, Su-57 प्रोटोटाइप एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया जाएगा और इस दौरान इस फाइटर जेट के बारे में इंडियन एयरफोर्स के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको इसकी जानकारी दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये फाइटर जेट हालांकि उड़ान समीक्षा के लिए उपलब्ध तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रोटोटाइप है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को इसकी नई क्षमताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। दरअसल एरो इंडिया 2025 केवल एक एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि एग्जीबिशन से कई आगे की चीज है, जहां पर भारत और रूस के रक्षा संबंध काफी मजबूत हो सकते हैं। Su-57 को इंडियन एयरफोर्स के लिए एक इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जब तक इंडियन एयरफोर्स का जो EMCA प्रोजेक्ट है वो मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक जो गैप आ रहा है उसे पूरा किया जा सके। कहा जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स को Su-57E के बारे में अगर जानकारी अच्छी लगेगी, यानी कि उसकी स्पेसिफिकेशन में पसंद आती है, तो वे रशिया जाकर इस फाइटर जेट को उड़ा सकते हैं और वहां जाकर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे फाइनल। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरो इंडिया 2025 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि भारत EMCA इंजन डेवलपमेंट के लिए एक पार्टनर चुन सकता है और आप सब जानते हैं कि EMCA फाइटर जेट के लिए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार किया जाना है, जो कि EMCA के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और पिछले साल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने EMCA के लिए आधिकारिक फंडिंग की मंजूरी दी थी और फेज 1 के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए जो जेट इंजन प्रोग्राम है वो काफी टिपिकल माना जाता है, यानी काफी जटिल है, इसीलिए उसके लिए अब CCS की तरफ से अलग से फंडिंग अप्रूव की जाएगी और इस नए इंजन से भारत का EMCA फाइटर जेट को सुपर क्रूज क्षमताएं मिलेंगी और आगे भारत इस इंजन के बिहाफ पर 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स की तरफ भी बढ़ सकता है। हालांकि किसके साथ साझेदारी करनी है वो काफी महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि इस डील में न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया जाएगा, ताकि भारत की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और भारत को भी अत्याधुनिक क्षमताएं मिल सके। और इस कोलैबोरेशन के लिए फ्रांस की साफरन, UK की रोल्स रॉयस और US की जनरल इलेक्ट्रिक सबसे आगे हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि ये जो चयन प्रक्रिया है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टर्म्स, कॉस्ट और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स भी देखे जाएंगे। और ये बात तब सामने आई है जब भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए जबरदस्त प्रयास कर रहा है। EMCA प्रोग्राम न केवल एक नया फाइटर जेट हासिल करने के बारे में है, बल्कि इससे भारत के एरोस्पेस क्षेत्र को डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक बढ़ावा देने और हाईटेक जॉब्स क्रिएट करने को लेकर भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नवंबर के अंत तक तेजस मार्क 2 का रोल आउट कर दिया जाएगा, जिसके लिए HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी काफी तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें कि HAL और ADA एरो इंडिया 2025 के आसपास इस परियोजना को अपडेट कर रही है और जो सबसे महत्वपूर्ण विकास है वो ये रहेगा कि तेजस मार्क 2 के लिए पहले असेंबली जिग को स्थापित किया जाए। हालांकि अभी कई सिस्टम और सब सिस्टम है जिन्हें इस फाइटर जेट में लगाया जाना बाकी है, जो कि 2025 के मध्य तक लग जाएंगे। रोल आउट का प्रोग्राम वैसे नवंबर में रखा गया है, लेकिन आधिकारिक समारोह की वजह से, क्योंकि जिसमें कि प्रधानमंत्री जी और VVIP लोग आएंगे और उस दौरान से रोल आउट किया जाएगा। और रोल आउट के बाद तेजस मार्क 2 को मार्च 2026 तक अपनी पहली उड़ान के लिए निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि HAL दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक लो स्पीड और हाई स्पीड वाले टैक्सी ट्रायल्स कर लेगा। ये विमान प्रणालियों के परीक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि वे पहली उड़ान से पहले सभी जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उन्हें पूरा कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट पर। बैंगलोर की न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एरो इंडिया 2025 में लॉन्च करेंगे। अभिमन्यु प्लेटफॉर्म को लो कॉस्ट एक्सपेंडेबल एसेट के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, जिसके जरिए इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और टोही यानी कि ISR भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है। काइनेटिक अटैक्स इसके जरिए किए जा सकते हैं। ये डिकॉय की तरह सर्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस कर सकता है। कहा जा रहा है कि अभिमन्यु भारत की टैक्टिकल एरियल क्षमताओं में गेम चेंजर होगा, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी होगा। और आपको बता दूं कि HAL जो कैट्स वॉरियर को बना रहा है उसके आकार में ये अभिमन्यु छोटा होगा और अभिमन्यु को बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया जा सकता है। प्रोजेक्ट 75I को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल इस प्रोजेक्ट की लागत में उछाल आ गया है, जो कि पहले 40,000 करोड़ रुपए था वो अब 70,000 करोड़ रुपए तक हो गया है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है AIP सिस्टम को इन पनडुब्बियों में लगाना, ताकि भारत की पनडुब्बियों की जो क्षमता है वो पानी के नीचे और बढ़ जाए। हालांकि ये जो कॉस्ट बढ़ी है उससे वाकई में एक बड़ी टेंशन भी हो रही है, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता।
हालांकि भारत की पनडुब्बियों को एआईपी सिस्टम तो मिलेगा, जिससे कि वो लंबे समय तक पानी के नीचे टिकी रहेंगी और इस तरीके की एडवांस प्रणालियों की वजह से इस लागत में बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का कमजोर होना, इन सब की वजह से भी ये प्रोग्राम महंगा हो रहा है। और साथ ही साथ हमने इस प्रोजेक्ट को देरी से एग्जीक्यूट किया है, जिसमें कि लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कई सारी चीजें, जिसकी वजह से लागत में वृद्धि हो गई है। और यही नहीं, वैश्विक बाजार में रक्षा निर्माण के लिए जो कच्चा माल है, खासकर की विशेष कंपोनेंट्स हैं, उनकी लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से भी ये प्रोग्राम महंगा होता जा रहा है। यहाँ पर भारत को प्रोजेक्ट 75I का जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा मिल रहा है वो ये है कि भारत को तकनीक हस्तांतरित की जाएगी, जिससे कि भारत अपने यहाँ नई सुविधाएं स्थापित करेगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन क्षेत्रीय चुनौतियों को देखते हुए दोस्तों भारत को अब ये पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, अडानी डिफेंस ने हाल ही में डीआरडीओ के लेटेस्ट इनोवेशन ULM-ER यानी कि यूएवी लॉन्च मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज का प्रदर्शन किया है और इस मिसाइल को अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स में इंटीग्रेट किया जाएगा कॉम्बैट सिनेरियोस के लिए। कहा जा रहा है कि इस ULM-ER की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर से अधिक है और ये विस्तारित रेंज अधिक स्टैंड अप दूरी की अनुमति देता है, जिससे कि लॉन्चिंग यूएवी की भी सुरक्षा बढ़ जाती है और लक्ष्य भेदने का भी एक बड़ा फायदा मिल जाता है। आपको बता दें कि ये जो ULM-ER है वो स्टैटिक और मूविंग दोनों तरीके के टारगेट्स को बेअसर कर सकती है और ये क्षमता आधुनिक युद्ध में काफी महत्वपूर्ण होती है, जहां लक्ष्य जो है यानी कि टारगेट जो है वो क्षण भर में अपनी पोजीशन बदल देते हैं। ये पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है, यानी कि मिसाइल निरंतर इंसानी हस्तक्षेप के बिना अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, MiG-29K पर इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा तैयार की गई रैमपेज हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना की स्ट्राइक क्षमताओं को डेफिनेटली बढ़ाएगा। और ये मिसाइल अपनी हाई स्पीड, लॉन्ग रेंज और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमताओं के लिए जानी जाती है, जिसे कि MiG-29K के पंखों पर लगाया गया है। जो भारतीय नौसेना के फाइटर जेट इस मिसाइल के जरिए सुरक्षित स्टैंड ऑफ दूरी से दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडोनेशियाई नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा किया, जहां उन्होंने ब्रह्मोस के अधिकारियों के साथ बातचीत की। टीम को ब्रह्मोस हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली की उन्नत क्षमताओं के बारे में जानकारी दी, यानी कि अब ये ब्रह्मोस डील फाइनल होने के कगार पर है। हालांकि जहां तक तकनीकी हस्तांतरण की बात है तो भारत को सोच समझकर मैंने कहा भी था कि ये चीजें सिर्फ उतनी ही दी जाएं, तकनीक खास तौर पर इंडोनेशिया को जितनी उसकी जरूरत है। कोर टेक्नोलॉजी भारत और रशिया के पास ही होनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, अमेरिका की एक बड़ी चाल का खुलासा हुआ है। दरअसल आप सब जानते हैं कि भारत का तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम जो है वो अमेरिकी इंजनों के ना मिलने से पिछड़ता जा रहा है, जिससे कि भारत को एक बड़ा धक्का लग रहा है। इसके पीछे दोस्तों भले ही अमेरिका ये बात कह रहा होगा कि सप्लाई चेन का इशू है और ये इंजन अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हमने ये डील 2023 में कर ली थी अमेरिका के साथ कि भैया आप F404 इंजन भारत को देंगे, लेकिन 2025 के मध्य में अब ये इंजन मिलने लगेंगे, जिसका भी कोई अता पता नहीं है। दरअसल ये सब क्यों हुआ, इसके बारे में भी इस बात सामने आई है। आपको बता दें कि अमेरिका को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं भारत का तेजस फाइटर जेट उनके F-16 के मार्केट को कब्जा ना ले, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो कि अपने पुराने फाइटर जेट को तेजस फाइटर जेट से बदलना चाहते हैं और ऐसे में 4.5 जनरेशन का तेजस फाइटर जेट काफी आधुनिक होगा। इसीलिए अमेरिका को अपने F-16 जैसे फाइटर जेट की मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है और यही वजह है कि भारत के तेजस प्रोग्राम में इंजन सप्लाई करने में वो देरी कर रहा है। यहाँ पर अर्जेंटीना का अगर मैं आपको मामला बताऊं तो अर्जेंटीना तो भारत के साथ तेजस डील करने वाला था। हालांकि यहाँ पर कंपटीशन में चाइना का JF-17 भी था, दोनों के बीच कड़ी टक्कर भी थी, लेकिन भारत के तेजस को चाइना के J-17 पर काफी बढ़त हासिल थी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने F-16 का अनुबंध अर्जेंटीना से हासिल कर लिया और ये डील भी पानी में चली गई। तो चीजें बताती हैं कि किस तरीके से भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। उसे पता है कि अगर तेजस फाइटर जेट एक्सपोर्ट होने लगेगा तो उसका न केवल मार्केट बल्कि उसे एक गंभीर चुनौती भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पल्ले मिसाइल की कमान डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के द्वारा संभाली जा रही है, जिससे पता चलता है कि मिसाइल अभी शामिल नहीं की गई है। आपको बता दें कि इस मिसाइल में काफी परिवर्तन किए गए हैं। अगर बारीकी से नजर रखें तो इसमें कम्युनिकेशन और डेटा लिंक लगाया गया है। इसके अलावा मिसाइल और फ्लेम डाइवर्टर भी देखा जा रहा है। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।